हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की सीरीज़ में हम आधुनिक भारत का इतिहास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि इस टॉपिक से दो से चार क्वेश्चन बनने होते हैं, तो हमें इन्हें बहुत ध्यान से कवर करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। इस अर्थव्यवस्था के अंदर जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि की लगान का एक 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के प्रारंभ के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत टॉमस मुनरो और कैप्टन जीत थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग जो आधुनिक में कर्नाटक का एक भाग है में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% भाग शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। अगली पद्धति थी महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब के आदि के लागू थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। अगला है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, ये सब जो था वो गृह शुल्कों में आता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत दैट इज इकोनॉमिक ड्रेन थियरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी जो 1825 से लेकर 1917 तक रहे ने 1865 ईस्वी में WC बैनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत में दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो यहाँ तक हमारा थियरी पार्ट था। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किस रिलेटेड? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। अगला क्वेश्चन है, इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के। स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी आदि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो ये था जमींदारों से। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो ये किया गया था 1793 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका मेन जो कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था के प्रारंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये था 1885 में। अगला हमारा प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास में। अगला हमारा प्रश्न है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रैयत वाली प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो बंगाल में सबसे पहले शुरू की गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से।
मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा है? तो ये थे टॉमस मुनरो। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये हुआ था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1839 में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। दी असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये थे हॉल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये होता था 40%। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत दैट इज ट्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे में से किस कथन से आती है? तो इसका सही उत्तर है बी। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन को निर्यात किया जाता था, ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत में सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ यू लाइक द सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do like, share and subscribe. Keep learning, keep shining, keep supporting. All the best. Thank you.